अब आ जाते हैं बल्क मॉड्यूलस पे। तो बल्क मॉड्यूलस इज ऑल्सो इलास्टिक मॉड्यूलस, लेकिन ये किसके बीच में रिलेशन देता है? ये रिलेशन देता है या इट इज़ रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम। इससे पहले जो यंग्स मॉड्यूलस था वो क्या करता था? इट वॉज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, और ये चेंज इन वॉल्यूम पे है। तो अगर मैं बात कर लूँ कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि एक मेरा बलून है, ठीक है। अब ये बलून को मैंने चारों तरफ से जो है फोर्स अप्लाई कर दिया। अब फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई होने के कारण क्या हो जाएगा? इसका शेप जो है वो साइज जो है छोटा हो जाएगा, छोटा हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसका पहले जो वॉल्यूम था V था, अब बाद में जो वॉल्यूम है वो ले लेते हैं V2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? dV इज इक्वल्स टू V2 माइनस V बराबर। यहाँ पे समझ में आ गया। अच्छा, एक और एक बात कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते थे? ये तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया। अगर मेरे को इसका स्ट्रेस लिखना है तो स्ट्रेस का एक फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, एक मिनट मैं आगे बता देता हूँ। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज गिवन बाय, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज गिवन बाय, तो देखो क्या आता है? फोर्स अपॉन एरिया बराबर। तो अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन भैया यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है। हमारा फर्स्ट वीडियो में एक गलती हो गई थी, जहाँ पे मैंने बताया था कि जो हमारा स्ट्रेन होता है दैट इज dV बाय V इज इक्वल्स टू dP। तो यहाँ पे ये गलत था, यहाँ पे dP नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा स्ट्रेन ही आएगा। लेकिन जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था, यानी स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, इसको हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन प्रेशर। क्यों चेंज इन प्रेशर? बाहर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अंदर एक प्रेशर है। ये दोनों प्रेशर जब चेंज होगा, मतलब इन लोग में डिसबैलेंस रहेगा, तो बाहर वाला प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होने की वजह से ये जो है बॉल को पुश करेगा और कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। तो अंदर वाले प्रेशर को मैं ले लेता हूँ PB और बाहर वाले के लिए लेता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ dP इज इक्वल्स टू PA माइनस PB विच इज इक्वल्स टू स्ट्रेस, PA माइनस PB विच इज इक्वल्स टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को लिखने का एक फॉर्मूला, एक मेथड क्या है? dP, यानी चेंज इन प्रेशर। जो चेंज इन प्रेशर है उसको हम लोग स्ट्रेस बोलेंगे, बट ये किस में सिर्फ लागू होगा? ओनली इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में। किस में? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय dP। यही पूरा टर्म जो है रिप्रेजेंटेड बाय dP है। ये मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ये फॉर्मूला आ गया। और यही बात कर लूँ अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वेरी गुड, क्या हो जाएगा ये? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया? देखो भाई, चेंज इन वॉल्यूम तो ये हो गया dV, तो dV बाय ओरिजिनल वॉल्यूम कितना हो गया? V। अगर मैं बात करूं, देखो भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये गलती हो गई थी तो इसको प्लीज़ कॉपी कर लो, साइड में कहीं लिख लो, ठीक है। चलो, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल गया है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मिल गया है। अब अगर मैं बात करूं बल्क मॉड्यूलस की, तो बल्क मॉड्यूलस इज equal to the ratio of volumetric stress to volumetric strain। ठीक है, तो ये चीज हमको मिल गया। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है लेकिन K, तो मैं लिख देता हूं K इज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब ये दोनों चीज तो हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ पुट करना है। तो K इज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना हो जाएगा? dP, वेयर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा? dV बाय V। तो अगर इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा V अपॉन dP बाय dV। ये हमारे पास K का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। सो K इज अ
K इज अ बल्क मॉड्यूलस जिसका फॉर्मूला V dP अपॉन dV है। लेकिन भैया यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि ये हमेशा माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, बाहर के प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। देखो भाई ये वॉल्यूम ज़्यादा था, फिर बाद में क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो यहाँ पे ये माइनस साइन आएगा। तो माइनस साइन ओनली इंडिकेट्स दैट कि जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अगर एक और एक फैक्टर होता है, इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या होते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। अब ध्यान से याद रखना कि हमारा जो K है, जो हमारा बल्क मॉड्यूलस है, ये क्या करता है, इट अपोजेस टू द चेंज इन वॉल्यूम। यानी अगर हम लोग कोई चीज़ का वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो कौन हमको अपोज करेगा? हमको अपोज करेगा बल्क मॉड्यूलस। तो जिस सब्सटेंस का बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा रहेगा उसका वॉल्यूम चेंज करना जो है हमारे लिए उतना ही टफ रहेगा। ठीक है, तो इट मेजर्स द रेजिस्टेंस गिवन बाय चेंज इन वॉल्यूम। समझ में आ गया? तो बल्क मॉड्यूलस मेजर द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द गैस। बल्क मॉड्यूलस के measures the resistance offered by, देखो इसमें सब है, गैसेस कॉमा लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, के मेजर्स यानी बल्क मॉड्यूलस मेजर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द गैस, लिक्विड एंड सॉलिड when there is change in वॉल्यूम। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई कि जब भी किसी चीज़ का वॉल्यूम चेंज होगा तो उसको रेजिस्ट करने वाला कौन है? बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस की एकदम खास बात, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। यही बात कर लो अगर यंग्स मॉड्यूलस की, तो वहाँ पे आपको वायर चाहिए रहता है, तो वो मात्र सिर्फ सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है। बट बल्क मॉड्यूलस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल 3 फेजेस। ये चीज़ समझ में आ गया। अच्छा, एक फैक्टर आता है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इसमें डिनोशंस नहीं दिया हुआ है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, इससे कंप्रेसिबिलिटी में बढ़ने से पहले अगर मैं इसका अगेन डायमेंशन फॉर्मूला लिखूँ तो क्या होगा? देखो भाई, ये है मेरा चेंज इन प्रेशर, यानी ये मेरा स्ट्रेस है और ये मेरा स्ट्रेन है। स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं है तो मतलब डायमेंशन भी नहीं होगा नहीं, तो जो बचा वो स्ट्रेस का बचा, और स्ट्रेस का तो सबके लिए सेम है, L-1 M1T-2। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव्स में ये सारी चीज़ें हमेशा पूछता रहता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी की कोई चीज़ कितने अच्छी तरीके से कंप्रेस हो सकती है, तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस, या सिर्फ के लिख देता हूँ। तो यानी मैं बात करूँ कि बल्क मॉड्यूलस जितना ज़्यादा रहेगा कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम रहेगी, यानी उस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करने उतना ही ज़्यादा टफ फोर्स लगेगा या स्ट्रेस लगेगा। यही बात कर लूँ, अगर मैं ये कम रहेगी, बल्क मॉड्यूलस हमारा कम रहेगा, तो ये क्या कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जितना बल्क मॉड्यूलस कम रहेगा इसके लिए एकदम आराम से उसको दबा सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल चाहिए तो फिर ऐसा कोई एक बलून ले लो। ठीक है, अब हर एक फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, जितने मॉड्यूलस है, चाहे वो यंग्स मॉड्यूलस है चाहे वो बल्क मॉड्यूलस है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो जिसका भी मटेरियल का बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा रहेगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी एकदम कम रहेगी। अगर मैं सॉलिड ले लेता हूँ, एक सॉलिड डब्बा, अगर मैं उसको दबाने की, स्टील का डब्बा लेता हूँ, अगर मैं उसको दबाने की कोशिश करता हूँ, कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, तो वो मेरे हाथ की बस की बात नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहीं अगर मैं हवा भरा हुआ बलून लूँ और उसको कंप्रेस करूँ तो वो आराम से कंप्रेस हो जाएगा। तो याद रखना, कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉड्यूलस। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, पक्का? अच्छा, अगर मैं इसका ये निकालूं डायमेंशन फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? जो भी है इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये L-1 है तो L1 हो जाएगा, M-1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछा जाता है, कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेगा कि फाइंड कंप्रेसिबिलिटी, लेकिन वहां पे आपको सबसे पहले बल्क मॉड्यूलस फाइंड करना है। बल्क मॉड्यूलस का हम लोग इन्वर्स कर देंगे तो हमको कंप्रेसिबिलिटी आराम से मिल जाएगी। तो आई होप बल्क मॉड्यूलस पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब हमारे चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूलस की तरफ।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इलास्टिक मॉड्यूलस की तरफ, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, एक बॉडी है उसका शेप फिक्स होता है, तो जिसका शेप एकदम फिक्स रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड, मतलब ये अपना शेप चेंज करने वाला नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंस की उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिजिडिटी। तो यहीं पे बात कर लेता है। सो इट इज अ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज रिलेटेड टू दी चेंज इन शेप। देखो ये आ गया चेंज इन शेप का, ठीक है, और चेंज इन शेप वाले मॉड्यूलस को हम लोग बोलते हैं रिजिडिटी ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, रिजिडिटी मॉड्यूलस। अब अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक डब्बा है, दैट इज दिस, ठीक है, ये डब्बे का एक्सपेरिमेंट हम लोग ने पहले भी कर चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे देखो मोस्टली क्या होता था, अगर मैं बात कर लूँ इससे पहले, तो ये मेरा फोर्स ऐसे लगता था, ठीक है, तो जो फोर्स होता था इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया, बराबर परपेंडिकुलर रहता था, नॉर्मल रहता था। बट यहाँ पे ऐसा होते नहीं वाले, परपेंडिकुलर रहेगा लेकिन यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, दिख रहा है, सरफेस एरिया पे लग रहा है, एकदम कोने पे लग रहा है। अब इस कोने पे लगने के कारण क्या होगा, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका शेप हो जाएगा चेंज, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर मैं पहले मान लूं कि मेरा जो शेप था वो था मेरा ए बी सी डी, तो अब मेरा शेप हो गया है ये ए डैश बी डैश और सी और डी तो अपनी जगह पे ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक एंगल आ गया बराबर थीटा। और अगर मैं मान लूँ कि पहले से मेरी एक लेंथ थी एल, ठीक है, यहाँ पे जो लेंथ आ गई वो डी एल हो गई, यानी लेंथ क्या हो गई है, चेंज हो गई है पूरी तरीके से। ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो गई। अब बात अगर मैं करूँगा कि इसमें हमको दो चीज़ निकालना है बराबर, क्योंकि हमारा कोई भी इलास्टिक मॉड्यूलस होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो यहीं पे अगर मैं फाइंड करता हूँ शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस क्या होता है मालूम है ना, यहाँ पे जो स्ट्रेस अप्लाई होता है उसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया बराबर, ये चीज़ मिल गई, इसको मैं बोलता हूँ 1। और यहीं अगर मैं बात कर लूँ शियर स्ट्रेन की, तो ये हमको मालूम पड़ गया, हम लोग ने लास्ट में डिराइव किया, डायरेक्ट आता है टीटा, या तो हम लोग लिखते हैं डेल्टा एल बाय एल, या तो हम लोग लिखते हैं टेन टीटा। लेकिन टेन टीटा अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है तो इन दी एंड हम लोग लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ टीटा। तो ये टीटा अब हमको यूज़ करना है, ये मैं ले लेता हूँ 2। तो यहीं अगर मैं बात करूँ कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी म्यू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। समझ में आ गया, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। ये चीज़ पूरी तरीके से अपने पास क्लियर हो गई। अब क्या करना है, इसकी वैल्यूज को पुट कर दो। वैल्यूज जैसे ही पुट करेंगे तो स्ट्रेस की क्या वैल्यू आती है, एफ बाय ए, ठीक है, और स्ट्रेन की क्या वैल्यू आती है, थीटा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग को मिल जाएगा एफ बाय ए थीटा। ये हम लोग को म्यू की वैल्यू प्राप्त हो गई है, ठीक है। तो ये हम लोग को म्यू की वैल्यू मिल गई है। व्हाट इज म्यू, इट इज द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का अगर तुमको फॉर्मूला चाहिए तो वो है एफ इज एफ बाय ए थीटा। ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो गई। अगेन इसका कोई यूनिट नहीं है, जो यूनिट है सिर्फ ऊपर वाले का है। तो अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूंगा तो वो आएगा L1 M1T -2, नहीं L1 L-1 M1T -2, ये आ गया अपने को डायमेंशन फॉर्मूला फॉर जो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो आई होप यहाँ तक का क्लियर है। अब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या करता है, ठीक है, मॉड्यूलस, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, म्यू measures the resistance offered by a solid when its shape is being changed। मतलब देखो कोई भी चीज़ का आप शेप चेंज करते हो ना तो वो कितनी आसानी से होगा या कितने मुश्किल से होगा, ये डिपेंड करता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी म्यू पे। अगर म्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसका शेप का चेंज करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। म्यू की वैल्यू कम है तो उसका शेप आराम से चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था एक क्ले है तो क्ले का शेप चेंज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, आप प्रेस करो वो चेंज हो गया। यही बात कर लो अगर स्टील के डब्बे की तो उसका शेप चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आपको हथौड़े की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक का आई होप
सारे यहाँ पे हमारे सारे इलास्टिक मॉड्यूलस खत्म हो गए। अगर मैं इसको पूरी तरीके से कंक्लूजन करूँ, कंक्लूलाइज करूँ, तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग ने पढ़े यंग्स मॉड्यूलस दैट इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ। उसके बाद हम लोग ने पढ़े बल्क मॉड्यूलस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के एंड रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम। उसके बाद हम लोग ने पढ़े शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने पढ़े इट इज रिलेटेड टू चेंज इन शेप एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब लास्ट में हमारा आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज पॉइजन्स रेशियो। बात कर लेते हैं पॉइजन्स रेशियो की। तो पॉइजन्स रेशियो समझने से पहले एक कंसिडरेशन लेते हैं कि मान लो ये हमारी एक रॉड है, ठीक है, थोड़ी बड़ी बना देते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए। ये हमारी एक रॉड है, ठीक है। अब ये रॉड एक साइड से फिक्स्ड है। अब मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो लेंथ थी वो इतनी थी DL। तो आप कभी भी देखोगे कि हम लोग ने कोई वायर लिया या आप क्ले ले लो या एक ये रबर बैंड पड़ा हुआ है, तो ये रबर बैंड ले लेते हैं। तो देखो अब इसका एक स्पेसिफिक रेडियस है, देख रहा है, एक स्पेसिफिक रेडियस है, स्पेसिफिक रेडियस से ये पूरा सर्कुलर है, अगर ये दिख रहा हो। अब क्या हो रहा है, अगर मैंने इस पे एक स्ट्रेस लगाया तो क्या हो गया, देखो आप लोग को दिख रहा होगा डायामीटर कम हो रहा है। ये यहाँ से तो बढ़ रहा है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिन, मतलब यहाँ पे तो चेंज इन शेप आ रहा है, चेंज इन लेंथ आ रहा है, लेकिन डायमीटर से भी देखेंगे तो यहाँ पे भी चेंज इन लेंथ हो रही है। यहाँ पे आपकी लेंथ चेंज हो रही है और बीच में आपका डायमीटर चेंज हो रहा है, आपका रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यही वायर के टाइम पे होता है। क्या हो जाता है, ये वायर या रॉड कोई भी चीज़ रहती है, जब उसको आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो बीच से ना एक नॉच फॉर्म हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। और ये नॉच पतला होता रहता है और उसके बाद एक टाइम आता है जब वो ब्रेक हो जाता है, उसको हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में पहले वो डायमीटर इतना था, लेकिन अगर अब डायमीटर की बात करेंगे तो डायमीटर देखो चेंज हो गया, इतना रह गया बस। पहले डायमीटर पूरा इतना बचा हुआ था। और लेंथ तो हालांकि चेंज हो रही है, जो हो रही है, ठीक है। लेंथ मान लेते कि पहले इतनी थी, ठीक है, लेंथ इतनी थी, डायमीटर इतना था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये साइड मेरी लेंथ बढ़ गई है, लेकिन लेंथ बढ़ने के साथ साथ मेरा डाया भी क्या हो गया है, छोटा हो गया है। ये चीज़ समझ में आती है, ये चीज़ समझ में आ गई। ये डायग्राम कहीं रफली बना लो, ठीक है। चलो तो अब मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा रेडियस है, इसको मैं बोल देता हूँ R, ठीक है। ये रेडियस क्या हो गया, R। अब मैंने जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया, यहाँ पे मैंने दोनों साइड से क्या अप्लाई कर दिया भाई, फोर्स अप्लाई कर दिया, एक स्ट्रेस जनरेट हो गया। स्ट्रेस जनरेट होने के कारण क्या हो जाएगा, उनमें एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया यानी कुछ डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे। तो मैं बात करूँ, ये जो मेरी रॉड थी जो इतनी मोटी थी, अब ये हो गई इतनी और लेंथ उसकी बढ़ गई इतनी, ठीक है। तो अब मैं ले लेता हूँ जो ओरिजिनल लेंथ है, जो एक मिनट, इसको मैं ले लेता हूँ DL, ठीक है। और अब जो टोटल लेंथ मेरी यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है, उसको मैंने ले लिया हूँ स्मॉल l, ठीक है। ये स्मॉल l याद रखना, यहाँ पे टोटल लेंथ है, पहले हम लोग ने कुछ और यूज किए थे इसको, लेकिन यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, एकदम ध्यान से अगर बात देखो तो ये रेडियस भी कम हो गया। पहले रेडियस समझ लो मैं R बोलता था, अब मेरा रेडियस जो हो गया है वो R1 हो गया है। क्लियर, रेडियस क्या हो गया मेरा, R1 हो गया। तो ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। इसमें भी दो टाइप के स्ट्रेन हो गए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लेंथ भी चेंज हो रही है एज वेल एज रेडियस भी चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी दो टाइप के स्ट्रेन हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन of applied force is called लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स है उसी डायरेक्शन में अगर मेरा चेंज आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो चेंज इन लेंथ का डायरेक्शन देखूंगा तो लेंथ भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में लेंथ भी चेंज हो रहा है और इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है। तो ऐसे टाइप के स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। कैसे स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन। और यहीं अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा देखो ये दिख रहा है रेडियस पे डायमीटर की बात कर लूँ अगर मैं, तो डायमीटर पहले मेरा d था, अब जो मेरा डायमीटर बन गया है वो हो गया है स्मॉल d, दिख रहा है। तो यहाँ पे जो चेंज आया है वो उसका डायरेक्शन का चेंज इस डायरेक्शन में दिख रहा है, कम हो गया है। तो डायरेक्शन कैसे है, नीचे, लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में, बराबर। तो अगर मैं बात करूँ
the strain produced in the direction which is perpendicular to the applied force is called lateral strain। तो यहां अपना आ गया लेटरल स्ट्रेन। तो ये क्या हो गया, चेंज इन डायमीटर। अच्छा, अगर मैं इन दोनों की एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना चाहूं तो किस तरीके से होगी, एकदम ध्यान से देखना, दोनों ही स्ट्रेन है, यानी दोनों ही चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होगा, दोनों ही चेंज है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे एक मिनट यहां पे लिख लेता हूं। तो लीनियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, तो चेंज इन डायमेंशन, तो यहां पे चेंज इन डायमेंशन क्या है, dl अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन क्या है, l। समझ में आ गया, लीनियर की बात कर रहा हूं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, लीनियर स्ट्रेन की। ये चीज आ गई हमको, समझ में आ गई, इसमें कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, ठीक है, ये चीज हो गया। अब अगर मैं बात करूं लेटरल स्ट्रेन की, स्ट्रेन तो इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो पहले डायमेंशन कितना था, ये, बाद में चेंज होके कितना हो गया है, स्मॉल डी, तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये दोनों चीज हो गई। अब आता है अपना पॉइजन्स रेशियो। तो अगर मैं पॉइजन रेशियो को डिफाइन करूं तो पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड as a ratio of lateral strain to linear strain, lateral strain to linear strain। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो मेरा जो इसका ये होता है सिंबल होता है पॉइजन्स रेशियो का, वो ऐसा होता है सिग्मा, ठीक है। इट इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन पहले लिख देंगे, तो लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। अब दोनों की वैल्यूज जो होती है वो वैल्यूज को लिख देंगे। तो लेटरल डी बाई डी, ये आ जाएगा लेटरल, पहले लेटरल देखेंगे तो स्मॉल डी बाय कैपिटल डी अपॉन लीनियर कितना हो जाएगा अपना, डी एल बाय एल। अब यहाँ पे हम लोग को क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। तो रेसिप्रोकल लेने के साथ अपने को क्या वैल्यू आ जाएगी, डी एल अपॉन डी बाय डी एल, ये अपने को आ गया सिग्मा की वैल्यू, वेयर सिग्मा इज आर पॉइजन्स रेशियो। समझ में आ गया, ये ऐसा रेशियो है जो बताएगा कि अगर आपका चेंज इन वॉल्यूम जो लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के बीच में रिलेशन बताएगा कि अगर आपका लीनियर स्ट्रेन इतना हुआ है तो लेटरल स्ट्रेन कितना होगा, ये चीज हमको कौन बताता है, पॉइजन्स रेशियो। तो आई होप ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो, ठीक है। ये अब अभी तक का जितने पॉइजन्स रेशियो तक का हम लोग ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके भाई इसको अपने कॉलेज में शेयर करो। बाकी जितने दोस्त आ रहे हैं उन सारे दोस्त को व्हाट्सएप के ग्रुप में मीम शेयर करने से अच्छा ये भी शेयर कर लो भाई, किसी का भला हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।